नमस्कार, डीबी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे नीतीश को लालू के ऑफर पर आई तेजस्वी की प्रक्रिया के बारे में। जानेंगे क्या फडणवीस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जानेंगे हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका क्यों हुई खारिज। बात करेंगे संभल में हर दिन हो रहे नए खुलासे के बारे में। देखेंगे इसरो के नए मिशन को जिससे मुमकिन होगा अंतरिक्ष में मोबाइल कॉल। और बात करेंगे आप सांसद संजय सिंह की जिन्होंने बीजेपी नेता को भेजा मानहानि का नोटिस। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। नए साल पर एयर इंडिया का धमाकेदार तोहफा, अब फ्लाइट में भी फ्री मिलेगा वाईफाई। YouTube पर यूपी पुलिस ने शुरू किया बियॉन्ड द बैज नाम से एक पॉडकास्ट जिसमें रिटायर्ड अफसर सुनाएंगे अनुभव और चैलेंजेस की कहानियां। लाल गुलाब देकर लालू प्रसाद यादव ने मनाया राबड़ी का बर्थडे, सामने आई दिल छू लेने वाली तस्वीरें। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर इंडिया भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट, दाखिल करेगा हस्तक्षेप अर्जी। अमेरिका के न्यूयॉर्क नाइट क्लब में एक और बड़ा हमला, न्यूयॉर्क नाइट क्लब में गोलीबारी, 11 लोग हुए घायल। महाकुंभ में घाटों पर तैनात होंगी पहली फायर फाइटिंग बोट, 50 फीट तक फेंकेंगी नदी का पानी, भोपाल में हुई तैयार। मेलबर्न हार पर खिलाड़ियों को फटकारने पर गंभीर की सफाई, कहा हमने केवल जीत पर की बात, ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। केरल में पुल से उतरते स्कूल बस पलटी, एक छात्रा की मौत, 2 बार बस पलटने से हुए 14 छात्र घायल। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर इजराइल के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, नए साल के मौके पर तीसरा इंतिफादा शुरू करने की मांग। आगरा कोर्ट में कंगना रनौट केस की सुनवाई आज, नोटिस के बाद भी एक्ट्रेस ने अपना पक्ष नहीं रखा, किसान आंदोलन को लेकर दिया था विवादित बयान। वही ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। देश भर में बढ़ती ठंड के साथ बिहार की सियासी गर्मी का पारा भी चढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार को लालू यादव की तरफ से ऑफर दिए जाने पर सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम ने बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी ने ऐसी बात मीडिया को शांत करने के लिए कही थी, आप लोग रोज पूछते रहते हो तो क्या बोलेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर कहा कि जो भी गांधीवादी है वह हमारे साथ आएंगे। नीतीश कुमार गांधीवादी है, वे गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। इस बीच नीतीश सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आरजेडी के एक नेता बोलते हैं कि दरवाजे बंद है, दूसरे बड़े नेता बोलते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब यह है कि कंफ्यूजन उधर है इधर नहीं, हम जहां हैं वहीं हैं। इस मामले में एलजेपीआर के अध्यक्ष राजू तिवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राजद सपना देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि लालू यादव डरे हुए हैं। वहीं राजद नेता आलोक मेहता ने कहा कि लालू यादव ने क्या कहा मैंने नहीं देखा, ऐसी कोई बात फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इससे पहले लालू यादव ने कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला तो है, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। नीतीश आते हैं तो साथ काहे नहीं लेंगे, वहीं नीतीश साथ में आए काम करे। राजद सुप्रीमो ने कहा कि नीतीश कुमार भाग जाते हैं हम माफ कर देंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव का बयान आया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन आरजेडी में लालू यादव का फैसला ही सर्वोपरि माना जाता है। वहीं महाराष्ट्र में महायुति ने सरकार तो बना ली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव के पहले से ही पता चलते आ रहा है कि कथित अंदरूनी विवाद कैबिनेट विस्तार के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 25 नवंबर को 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन अभी तक 9 मंत्रियों ने अपना पद नहीं संभाला है। कहा जा रहा है कि ये मंत्री पसंद का मंत्रालय नहीं मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नाराज मंत्री अपने
विभाग पर ध्यान देने की बजाय नए साल के जश्न के लिए निकल गए हैं। 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के पहले से महायुति यानी भाजपा, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी में अंदरूनी कलह की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबरें मिली थी कि सबसे पहले सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी हुई थी। इसके बाद जब नतीजे उम्मीद से बेहतर आ गए तो सरकार के गठन में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। 23 नवंबर को नतीजे आने के 13 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जबकि पिछले सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अजीत पवार फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद राज्य को मुख्यमंत्री मिल गया। हालांकि बाद सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, इसके बाद मंत्रालयों को लेकर गठबंधन की पार्टियों में खींचतान देखने को मिली। तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी पसंद के मंत्रालय चाहती थी। बांग्लादेश की कोर्ट से हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को झटका लगा है। चटगांव कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनके वकील अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। चिन्मय कृष्ण दास को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। देशद्रोह के आरोप में पुलिस ने उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बांग्लादेश के साथ साथ दुनिया के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार जज ने करीब 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। चिन्मय कृष्ण दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि हम एनजीबी ओक्या परिषद के बैनर तले चटगांव आए हैं। उन्होंने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट और चटगांव बार एसोसिएशन का सदस्य हूं। ऐसे में मुझे केस को आगे बढ़ाने के लिए किसी स्थानीय वकील की मोहर की जरूरत नहीं है। लगभग 11:40 पर वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील पुलिस सुरक्षा में 2 मिनी बसों में सवार होकर अदालत परिसर से रवाना हो गए। इससे पहले 3 दिसंबर 2024 को चटगांव कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी 2025 की तारीख तय की थी। इससे पहले मान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और वकील की उपस्थिति की कमी के कारण याचिका खारिज की गई थी। उत्तर प्रदेश के संभल में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले मंदिर और फिर कुएं मिलने से यहां हलचल है। बीते 24 दिसंबर को प्रशासन को लाडमसराय में खुदाई के दौरान 50 साल पुराना कुआं मिला था। बताया जा रहा है कि सालों पहले हिंदू समुदाय के लोग शुभ अवसरों पर यहां कुएं की पूजा करते थे। अब कुआं खोदे जाने के बाद हिंदू समुदाय के लोग यहां फिर से पूजा शुरू करने की मांग करने लगे। इसके अलावा आज एक और कुएं की खुदाई का काम शुरू हुआ है। ये भी मुस्लिम आबादी के बीचों बीच है। कुएं की खुदाई के लिए जेसीबी मशीन को मौके पर बुलाया गया है। इस दौरान बड़े सारे लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा दिखाई दिखी। बता दें कि संभल में हिंसा के बाद जब उपद्रवियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो बिजली चोरी का मामला सामने आया था। 14 दिसंबर को पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब दीपा राय इलाके में चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया, जो कि सन 1978 का बताया जा रहा है। ये मंदिर 40 सालों से बंद था, जो सपा सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी पर था। इसके बाद 15 दिसंबर को मंदिर को खोला गया और वहां पूजा पाठ की गई। फिर एक कुआं मिलने की जानकारी सामने आई और उसकी खुदाई कराई गई। अब एएसआई को यहां एक अन्य कुआं मिला है, जिसकी खुदाई शुरू की गई है। इस सब के अलावा संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में हाल में बाबरी भी मिली, इसकी भी खुदाई शुरू की गई। आज उस बाबरी की खुदाई और साफ सफाई का 14वां दिन है, लेकिन अब एएसआई के अधिकारियों ने खुदाई का काम कर रहे मजदूरों को बाबरी की गहराई से बाहर निकलने को कहा है, क्योंकि एएसआई का अनुमान है कि बाबरी का हिस्सा कभी भी गिर सकता है और उसकी चपेट में आने से मजदूरों के साथ हादसा हो सकता है। बता दें कि इसरो के लिए 2025 बेहद खास होने वाला है। आने वाले 6 महीनों में इसरो एक के बाद एक बड़े मिशन लॉन्च करने वाला है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है गगनयान मिशन और भारत अमेरिका का अब तक का सबसे महंगा संयुक्त सैटेलाइट निसार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही आपके फोन से सीधे अंतरिक्ष में कॉल करना मुमकिन होगा। इसरो 2025 के फरवरी मार्च में एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसकी मदद से आपका स्मार्टफोन सीधे अंतरिक्ष से जुड़कर कॉल करने और इंटरनेट चलाने में सक्षम होगा। खास बात यह है कि इसके लिए किसी स्पेशल हैंडसेट या टर्मिनल की जरूरत नहीं होगी। ये पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्च होगा, जिसे इसरो की कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंजाम देगी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी का सैटेलाइट करेगी। ये मिशन एक खास तकनीक पर आधारित है जो मोबाइल फोन को सीधे सैटेलाइट से जोड़ने की क्षमता देगा। ये पहली बार है जब कोई अमेरिकी कंपनी भारत से एक विशाल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है। भारत ने अब तक अमेरिका कंपनियों के छोटे सैटेलाइट्स ही लॉन्च किए हैं। इस तकनीक का मकसद दुनिया के हर कोने में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराना है, चाहे वह पहाड़ों के बीच हो, जंगलों में हो या फिर समुद्र के बीचों बीच। अब बिना मोबाइल टावर के भी कॉल और इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। ये उन क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा जहां नेटवर्क कवरेज एक बड़ी चुनौती है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनोज तिवारी को मानहानि का नोटिस भेजा है। ये नोटिस उनकी पत्नी के वोटर आईडी को लेकर भेजा गया है, जिसमें बीजेपी के दोनों नेताओं ने दावा किया था कि उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोटर आईडी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के पते पर है, जबकि संजय सिंह ने स्पष्ट कहते हुए कहा था कि उनकी पत्नी का वोटर आईडी कार्ड नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के नॉर्थ एवेन्यू के पते पर है और उनका नाम सुल्तानपुरी से जनवरी 2024 में ही हटवा दिया गया था। संजय सिंह ने आरोपों पर कहा था कि बीजेपी उनके परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वह इस पूरे मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं कानूनी नोटिस भेजने के बाद संजय सिंह ने कहा कि मैंने अमित मालवीय और मनोज तिवारी को लीगल नोटिस भेज दिया है। जो भी मेरे और मेरी पत्नी के वोट से संबंधित साक्ष्य देना चाहें उनका स्वागत है। संजय सिंह की तरफ से कानूनी नोटिस में कहा गया है कि बिना किसी विश्वसनीय आधार के आपने श्रीमती पर दावा किया कि अनीता सिंह कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इन आरोपों को एक्स और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर आपके पोस्ट के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है, जिससे मेरे परिवार की प्रतिष्ठा खराब हुई है। ये तो थी आज की हमारी सबसे खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए देखते रहिए DV न्यूज़।